सो हे गाइस, वेलकम टू फार्म इज क्विक रिवीजन। सो आज हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यूनिट 2 का चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसी यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो नॉन एक्वस टाइट्रेशन यह आज का हमारा टॉपिक है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें जानना है कि हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट मैंने मेंशन किया है। सो नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर कैरीड आउट इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स एंड सॉल्वेंट्स अदर देन H2O, मतलब वाटर। सो हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में करते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल, कीटोन, ये सब आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हो गया। एक्वस सॉल्वेंट कौन सा हो गया? जो आपका H2O। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें हमें ये याद रखना है कि दीज आर कैरीड आउट फॉर सब्सटेंस विच आर नॉट डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्वेंट्स, जैसे जो कि आपका वाटर। हम उन सब्सटेंस के लिए ये करते हैं, परफॉर्म करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जो सब्सटेंस आपका वाटर में डिसोशिएट नहीं होता, मतलब अच्छे से डिसोशिएट नहीं होता, उसको हम इसमें करते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये सबसे मेन पॉइंट है कि दिस टाइट्रेशन मेनली फॉलोज ब्रोन्स लॉली प्रोटॉन थ्योरी। ठीक है, ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, ये इस थ्योरी को फॉलो करता है। अब इस थ्योरी को क्यों फॉलो करता है? इस थ्योरी को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि ये थ्योरी एक्वस मीडियम और नॉन एक्वस टाइट्रेशन में दोनों में एप्लीकेबल है, इक्वली एप्लीकेबल है। इसलिए ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, ये ब्रोन्स लॉरी प्रोटॉन थ्योरी को फॉलो करता है। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें अभी जानने का है कि ब्रोन्स लॉरी प्रोटॉन थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो आपका प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, और बेस आपका वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। बराबर। अच्छा, हमें अब एक चीज़ ये याद रखना है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है एच बी टाइप की दे रखा है, ये हमारा एसिड दे रखा है। तो एसिड जब भी टूटता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ओके, और बेस जो बेस हमेशा डिसोसिएट होने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। ठीक है, ये ऑपोजिट बनता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एसिड डिसोसिएट होने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता है प्रोटॉन रिलीज करके, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कंजुगेट एसिड बनता है। ओके, सो ये था आपका बेसिक नॉन एक्वस टाइट्रेशन, हम क्यों फॉलो करते हैं और ब्रोन्स लॉरी का कॉन्सेप्ट। ओके, सो इस टाइट्रेशन को करने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज, आइए एडवांटेज देखते हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि वीक एसिड और वीक बेस जो कि विच गिव पुअर एंड पॉइंट इन एक्वस टाइट्रेशन, हाँ, बट नॉट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जैसे कि हमने लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन कर्व में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो वीक एसिड और वीक बेस था, उसका एंड पॉइंट करीब करीब 6 to 8 के बीच आ रहा था। ठीक है, और उसके लिए हमें इंडिकेटर, मिक्स इंडिकेटर यूज़ करना पड़ रहा था। सो वो आ इसलिए रहा था क्योंकि वो अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो रहे थे और वो हमें अच्छे एंड पॉइंट नहीं ले रहे थे। तो हमें अच्छा एंड पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हम उसको नॉन एक्वस में करते हैं। अब उसको हम वीक एसिड और वीक बेस को स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं वो फर्दर हम वीडियो में पढ़ेंगे, पर अभी एडवांटेज में हमें ये लिखना है कि वीक एसिड एंड वीक बेस विच गिव्स पुअर एंड पॉइंट इन एक्वस टाइट्रेशन, बट दे डू नॉट गिव सो इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, सब्सटेंस विच आर विच आर पुअरली डिसोशिएटेड in water but are soluble in non-aqueous organic solvents can be determined as, जो हम उस सब्सटेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो वाटर में मान लीजिए डिसोशिएट नहीं होता, हम पर ऑर्गेनिक एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में होता है, तो हम उनको इस टाइट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं और उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हम मिक्सचर ऑफ 2-3 एसिड्स का अगर है, तो इंडिविजुअल एसिड्स का इंडिविजुअल, मतलब एक सॉल्वेंट में अलग अलग एंड पॉइंट आएगा। ठीक है, पीएच के मुताबिक। सो उससे हम अलग अलग एसिड, अगर जब 2 एसिड मिक्स है तो एक सॉल्वेंट में डाल दिया, तो वो मतलब एंड पॉइंट देगा अलग भी। जैसे 2 एसिड मान लीजिए, एसिड ए एसिड बी, तो एक सॉल्वेंट में डाला हमने, तो एसिड ए का एंड पॉइंट मान लीजिए पहले आता है एसिड बी
बी से उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो ऐसे हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये थे इनके कुछ एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज ये है कि जो सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं इस टाइट्रेशन में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, जैसे सम सॉल्वेंट्स लाइक अमोनिया और हजारियस, हजारियस मतलब डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है। इफ़ मिस हैंडल्ड, लाइक किसी ने अगर गलती से उसको इनहेल कर लिया तो वो फैटल हो सकता है, क्योंकि वो डेंजरस हो उसका उसके लिए। सो सॉल्वेंट्स डेंजरस हैं, कुछ सॉल्वेंट्स महंगे हैं, एक्सपेंसिव है। और तीसरा पॉइंट ये है, इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में CO2 लिबरेट करते हैं, जो कि एक आपका ग्रीन हाउस गैस है, ओके। और इसका चौथा पॉइंट और एक है कि हमें टाइट्रेशन करने के लिए हमें टेम्परेचर और मॉइस्चर और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसको हमें कंट्रोल्ड वे में रखना होता है। अगर हमने इसको नेग्लेक्ट किया तो ये आपका टाइट्रेशन परफॉर्म अच्छे से नहीं होता, तो इसको हमें कंट्रोल रखना होता है। सो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ओके। अब हम करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की तरफ, ठीक है। सो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइट्रेशन में, क्योंकि यही जो होते हैं जो वीक एसिड और वीक बेस को मतलब बिहेवियर को बढ़ाते और चेंज करते हैं, ठीक है, ऑल्टर करते हैं और उनके डिसीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मेनली 4 तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे इसमें। पहला होता है एम्फीप्रोटोनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि मैंने इधर मेंशन भी कर रखा है। एम्फी मतलब डुअल बिहेवियर, प्रोटोनिक मतलब प्रोटोन। सो ये एम्फीप्रोटोनिक ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं प्रोटोन को, ठीक है। डुअल बिहेवियर इसलिए बोला गया कि ये एक्सेप्ट भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं प्रोटोन को, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, एल्कोहल, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने एक एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जैसे कि हमें पता है कि ये वीक एसिड है, ठीक है। ये वाटर की प्रेजेंस में, ये आपका वाटर की प्रेजेंस में ये डिसोसिएट होता है इसमें CH3CO- प्लस H प्लस, ठीक है। पर ये जब एसिटिक एसिड, सेम एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया परक्लोरिक एसिड, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिटिक एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करता है और ये हाइड्रोजन गेन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं H2 हो गया, ये H2 प्लस हो गया, तो इसने एक हाइड्रोजन गेन किया यहाँ पे। और इस CH3COH2 प्लस को हम ओनियम आयन कहते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि ओनियम आयन हम किसे कहते हैं, तो ओनियम आयन हम CH3COH2 प्लस को कहते हैं कि ये जब एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और ये जो ClO4 है इसको हम परक्लोरेट कहते हैं। अच्छा, ये था आपका पहला एम्फी प्रोटोनिक। अच्छा, अब दूसरा सॉल्वेंट ये होता है ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट, ये होते हैं सख्त लौंगे, ओके। सो ये होते हैं केमिकली इनर्ट, ये जो रिएजेंट्स डाल रहे हैं ये उसके साथ कुछ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। उनका बिहेवियर तो कुछ भी मतलब ना ही तो कमाते हैं ना बढ़ाते हैं, ये केमिकली इनर्ट है, ठीक है। सो इसके एग्जांपल हो गए बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, टोलिन एक्सेट्रा, ठीक है। तीन एग्जांपल काफ़ी है गाइस इसके लिए। आप 2 लिख दो तो काफ़ी है, 3 तो ऐसे याद करने के लिए लिखा हुआ है, बट आप हर एक सॉल्वेंट्स के 2 एग्जांपल लिख दो, मोर देन एनफ है। अच्छा, तो अब तीसरा आपका सॉल्वेंट है प्रोटोफिलिक। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोटो वर्ड, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, प्रोटो वर्ड प्रोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिलिक वर्ड, ये जो फिलिक है, फिलिक मतलब लविंग, याद रखना, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। तो मतलब प्रोटोन लविंग। सो ये हाई एफिनिटी फॉर प्रोटोन करता है, ये सॉल्वेंट्स हाई एफिनिटी मतलब ये प्रोटोन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये जो टाइट्रेशन है ब्रोंस-लोरी प्रोटोन थ्योरी को फॉलो करता है, और ब्रोंस-लोरी प्रोटोन थ्योरी के मुताबिक जो चीज़ प्रोटोन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। और जैसे ये सॉल्वेंट कह रहा है कि ये सॉल्वेंट प्रोटोन एक्सेप्ट करता है, तो उस ब्रोंस-लोरी प्रोटोन थ्योरी के मुताबिक
ये बेस होते हैं। सो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स का डिफाइन करना था, डिफाइन इसका ऐसे होगा कि दीज आर दी सॉल्वेंट्स विच हैव हाई एफिनिटी फॉर प्रोटोन, हाई एफिनिटी मतलब हाई अट्रैक्शन टूवर्ड्स प्रोटोन एंड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये HB एक एसिड है, हाँ, इसमें हमने एक प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट डाला है और ये प्रोटोन इसने एक्सेप्ट किया, और इस चीज़ को हम जैसे जो मेंशन है इसको हम कहेंगे सॉल्वेटेड प्रोटोन। ठीक है, इसको हम सॉल्वेटेड प्रोटोन कहेंगे, और ये सॉल्वेटेड प्रोटोन कॉन्जुगेट बेस दे देगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स होगा लिक्विड अमोनिया, कीटोन, अमीन्स, पायरिडीन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें कोई भी 2 या 3 लिख दें काफ़ी है। अच्छा, इसका चौथा एक सॉल्वेंट हो गया प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक होता है ये आपका डोनेट्स प्रोटोन। अब प्रोटोन डोनेट कर रहा है तो ब्रोन्स लॉरी प्रोटोन थ्योरी के मुताबिक ये एसिड होते हैं। सो इसको अगर डिफाइन करना तो दीज आर द सॉल्वेंट्स विच डोनेट्स प्रोटोन एंड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया H2SO4 जो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और HF जो कि आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। तो इधर हमने 4 तरह के नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स पढ़े, जो कि पहला था आपका एम्फिक प्रोटोनिक जो कि डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटोन को डोनेट और एक्सेप्ट दोनों करता है। ए प्रोटोनिक जो कि आपका केमिकली इनर्ट होता है। प्रोटोफिलिक जो कि आपका हाई मतलब प्रोटोन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और वो बेसिक इन नेचर होता है। और चौथा रहा प्रोटोजेनिक जो कि आपको प्रोटोन डोनेट करता है और एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है गाइस, तो इनके दो एग्जांपल का लिख देना इसके साथ डेफिनेशन के साथ, मोर देन एनफ। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट्स की तरफ। सो हम यहाँ पे 2 इफेक्ट्स पढ़ेंगे, लेवलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएशन इफेक्ट। अच्छा, लेवलिंग इफेक्ट, लेवलिंग इफेक्ट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, कुछ भी चीज़ को हम लेवल पे ला रहे हैं। ठीक है, सो इसमें हम वीक एसिड और वीक बेस को लाते हैं और उनका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना देते हैं। अब कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। हम वीक एसिड को प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट में डालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वीक एसिड क्यों है, क्योंकि वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो रहा, उसमें जो H+ है वो वाटर में अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो रहा, तभी वीक एसिड है वो। अच्छा, अब प्रोटोफिलिक मैंने क्या बोला, प्रोटोफिलिक वो होते हैं जो आपका हाइड्रोजन लेते हैं, मतलब प्रोटोन लेते हैं। यहाँ पे ब्रोन्सलोरी प्रोटोन थ्योरी में प्रोटोन का मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, सो प्रोटोफिलिक क्या है, हाइड्रोजन लेते हैं। सो ये हाइड्रोजन ज़्यादा लेंगे अब वीक एसिड से, और ज़्यादा लेंगे तो अब ये जो आपको वीक एसिड है ज़्यादा डिसोशिएट होगा। अब ज़्यादा डिसोशिएट होगा तो मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरह हम वीक बेस को प्रोटोजेनिक में डालते हैं। प्रोटोजेनिक क्या होता है, डोनेट्स प्रोटोन। ठीक है, अब डोनेट्स करेगा तो एक्सेप्ट करने का कौन होना चाहिए, तो बेस ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगेगा, वीक बेस तो ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वीक बेस अब स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। सो इसको डिफाइन कैसे करना है, वीक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट एंड वीक बेस इन प्रेजेंट ऑफ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट आर यूज टू एनहेंस देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बना देता है और वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है। ठीक है, अच्छा, इस इफेक्ट को हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना और वीक बेस को स्ट्रॉन्ग बेस बनाना, इस इफेक्ट को हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है ना इसमें, उसको हम लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि वो हमें लेवलिंग करने में मदद कर रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग मतलब क्या है, कुछ चीज़ों में डिफरेंस करना। अब यहाँ पे इसका यही है कि हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिया ग्लेशियल, सॉरी, यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक मतलब डाउट होता है लोगों में कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड और नॉर्मल एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ना, वो एसिटिक एसिड का ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, मतलब उसमें वाटर की प्रेजेंस कम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। और नॉर्मल एसिटिक एसिड जो होता है उसमें वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होता है। तो मैंने जैसे कि बोला हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं जिसमें वाटर की प्रेजेंस कम है या तो ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड का ही मतलब एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जैसे एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमने सॉल्वेंट लिया, इसमें हमने 2 एसिड डाल दिए। अब कौन से एसिड डाले, दोनों, एक तो परक्लोरिक एसिड डाला जो कि जिसका फॉर्मूला है HClO4, और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जैसे कि HCl। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि
परक्लोरिक एसिड ना इसमें इस मतलब ग्लेशियल एसिड एसिड में ज़्यादा डिसोशिएट होता है। अब हमें पता है जो चीज़ ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है ना, जितना रैपिडली डिसोशिएट हो रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि नहीं, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। वो एसिड बेस्ड बात की बात है, पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे दोनों एसिड है, ठीक है, परक्लोरिक एसिड भी एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है। तो अगर अब दोनों ही एसिड है और परक्लोरिक एसिड इस सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है, मतलब क्या है, इस सॉल्वेंट में मतलब इसका यही है कि इस सॉल्वेंट में परक्लोरिक एसिड HCl से ज़्यादा डिसोशिएट जल्दी हो रहा है और वो इधर वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहा है हाइड्रो HCl से, ठीक है ना। सो यही डिफरेंस उनके स्ट्रेंथ के बीच में, दिस इफेक्ट दिस बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन इफेक्ट। मतलब एक सॉल्वेंट में हमने दो एसिड डाला, एक एसिड ज़्यादा दोनों ही हो रहे हैं डिसोशिएट, पर एक एसिड ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है। अब ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है तो वो दूसरे एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसी इफेक्ट को हम डिफरेंशिएशन इफेक्ट कहते हैं, और जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे लेवलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे हम दो टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स ये है कि एल्कीमेट्री और एसिडोमेट्री। एल्कीमेट्री ये होता है कि हम इसमें एसिडिक सब्सटेंस का स्ट्रेंथ पता लगाते हैं, ठीक है, बाय टाइट्रेटिंग इट विथ बेसिक सोल्यूशन। अच्छा, तो हम बेसिक सोल्यूशन जो है इसको टाइटेंट की तरह यूज़ करते हैं और इसको हम ब्यूरेट में डालते हैं, ठीक है। और एसिडोमेट्री में हम इज़ यूज टू डिटरमिन स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सोल्यूशन बेसिक सब्सटेंस बाय टाइट्रेटिंग इट विथ एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। ये था आपका एल्कीमेट्री और एसिडोमेट्री। हमें ये याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ऑपोजिट डायरेक्ट रखना, ठीक है। एल्कीमेट्री में हम एसिडिक सब्सटेंस का स्ट्रेंथ निकालते हैं और एसिडोमेट्री हम बेसिक सब्सटेंस का स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारे एसिडोमेट्री और एल्कीमेट्री ख़त्म। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, जिसका फॉर्मूला C7H5Na O2। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आया कि एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है, जैसे कि पहले प्रिंसिपल, फिर पीरियड, ऐसे डायग्राम बना के वो मेंशन कर देना है, फिर प्रोसीजर लिख देना है, ठीक है। प्रोसीजर के बीच में जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि ये आपको पढ़ने में ईजी लगे, अब बाद में आपको की पॉइंट्स ऐसे जल्दी से मिल जाए, ढूंढना ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज लिख देना लास्ट में, ठीक है। प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ये है कि सोडियम बेंजोएट इज बेस एंड इज डिजोल्व इन ग्लेशियल एसिड, ठीक है। अब एसिटिक एसिड बिहेव्स, यहाँ पे एसिटिक एसिड मतलब ग्लेशियल एसिड एसिड है, वो गलती से एसिटिक एसिड ग्लेशियल लिखना भूल गया, तो ये एसिटिक ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिहेव्स लाइक बेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड। जैसे कि मैंने बोला था जो परक्लोरिक एसिड हमने पहले डाला था, ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में आपका ये मतलब जो थिंग है, मतलब जो ग्लेशियल एसिड एसिड है, ये बेस की तरह काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। जैसे आपका यहाँ मेंशन है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, प्रोटोफिलिक में मेंशन, हाँ, जैसे ये देखिए, ये एसिटिक एसिड है, ग्लेशियल एसिड एसिड है, परक्लोरिक एसिड में हमने डाला तो ये बेस की तरह काम किया क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। यही था इसका फंडा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यूरिंग टाइट्रेशन। अच्छा, हम ब्यूरेट में क्या लेंगे 0.1 मिली परक्लोरिक एसिड और कॉनिकल फ्लास्क मैंने यहाँ पे CF से मेंशन किया, तो आपको प्रोसीजर में जहाँ पे भी CF दिखे मतलब उसका कॉनिकल फ्लास्क से है, ठीक है। इसमें हम लेंगे सोडियम बेंजोएट प्लस एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एनहाइड्रस मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब उसमें पानी का मतलब या तो मतलब कम से कम होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। और लेंगे 1 नैप्थोल बेंजीन, उसको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, वेट अकॉर्डिंगली एक्यूरेटली अबाउट 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड ट्रांसफर इट टू कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। फिर 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट का लेंगे, फिर इसमें 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल देंगे, फिर इसको सोनिकेटर में मतलब सोनिकेटर की मदद से डिजोल्व करेंगे। सोनिकेटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि मतलब वाइब्रेट करता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करता है तो वो जो चीज़ हमने डाला है वो डिजोल्व हो जाता है। अच्छा, अगर
इसमें ये भी लिखा है कि वार्म इट टू 50 डिग्री सेल्सियस इफ़ रिक्वायर्ड। अगर सोनिकेटर डालने के बाद भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स चंक्स रह गए सोडियम बेंजोएट के, तो उसको थोड़ा हीट कर दो, फिर वो फिर से सोनिकेटर में डाल दो तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसको डिज़ोल्व करने के बाद, अच्छी तरह डिज़ोल्व करने के बाद उसमें 2 ड्रॉप्स हम इंडिकेटर को डाल देंगे, ठीक है। इंडिकेटर डालने के बाद अब हमारा कॉनिकल फ्लास्क का जो रेडी करना था रेडी हो गया। अब हम उसको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। अब हम उसको जब तक टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट मतलब टाइट्रेट डालते रहेंगे, जो कि परक्लोरिक एसिड है यहाँ पे, तब तक डाल देंगे जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाएगा। और एंड पॉइंट हमारा कब आएगा, जब एक ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर हमें मिलेगा, ठीक है। एंड पॉइंट में हमें, एंड पॉइंट क्या होगा, डार्क ग्रीन कलर हमें एंड पॉइंट में मिलेगा। सो मैंने ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्क कर दिया ताकि आपको ईजिली मतलब ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ पे आराम से दिख जाएगा। सो हमें की पॉइंट ये रखना है, 0.25 ग्राम हमें सोडियम बेंजोएट लेना है, 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, उसमें अच्छे से डिज़ोल्व करना है उसको, फिर 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर के डालने हैं, और हमें तब तक टाइट्रेट करना है जब तक एंड पॉइंट नहीं आता, और एंड पॉइंट में आपका डार्क ग्रीन कलर आपका ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ब्यूरेट की रीडिंग ले लेनी है, फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट 3 बार रिपीट करना है ताकि एक प्रिसाइज रीडिंग आ जाए। उसके बाद कैलकुलेशन कर लेनी है, मीन लेके कैलकुलेशन कर लेनी है, ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है कि 1 ml ऑफ 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 0.01441 ग्राम ऑफ ये आपका C7H5Na O2, ये है आपका सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला। अच्छा, इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ हमें 0.01441 ग्राम सोडियम बेंजोएट का चाहिए, काउंटर मतलब मोल को काउंटर करने के लिए 1 ml ऑफ 0.1 मोलर परक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सोडियम बेंजोएट इज़ अ वाइट क्रिस्टल और ग्रैनुअल पाउडर और फ्लेक्स, ठीक है, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये यूज़ किस लिए होता है, ये हाइड्रोस्कोपिक होता है, मतलब हाइड्रोस्कोपिक का मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टेंड्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये एब्जॉर्ब मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, एंड यूज एज प्रिजर्वेटिव। इसको हम सोडियम बेंजोएट को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन ख़त्म। अब ये लास्ट चैप्टर का है कि एस्टिमेशन ऑफ एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर ये रहा और फार्मूला ये रहा, C10H15NOHCl, ठीक है। इसमें पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे कि नॉन अमाउंट ऑफ एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड इज टाइट्रेटेड विद परक्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड। अच्छा, अब ये हो गया प्रिंसिपल। अब केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले इसमें देखते हैं क्या क्या कहाँ डालना है। अच्छा, हम ब्यूरेट में डालेंगे परक्लोरिक एसिड 0.1 मोलर, ठीक है। और कॉनिकल फ्लक्स में डालेगा एफिड्रीन HCl मतलब एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये डालेगा मर्क्यूरिक एसिटेट एसीटोन प्लस मिथाइल ऑरेंज। अभी जो कि इंडिकेटर होगा। अब इंडिकेटर और एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड ये तो डाल रहे, समझ आ रहा है, पर मर्क्यूरिक एसिटेट और एसीटेन क्यों डाल रहे हैं आइए समझते हैं। हमने ये केमिकल रिएक्शन है, हम इसमें आपको मर्क्यूरिक एसिटेट इसलिए डाल रहे हैं कि जो क्लोरीन आयन ना, जो ये एफिड्रीन HCl है, ये डिसोशिएट होकर क्लोरीन आयन निकालता है। ये देखिए, ये क्लोरीन आयन निकाला है। तो ये क्लोरीन आयन जो होता है ना, ये वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। सो तो प्रोटॉन एक्सेप्टर ये वीक होता है, वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो हम क्लोरीन आयन को एसिडेट आयन से रिप्लेस कर देते हैं, और ये एसिडेट आयन आता कहाँ से, मर्क्यूरिक एसिड से। तो अब हमें ये केमिकल रिएक्शन ज़्यादा सेंस करेगा। अब क्या हुआ, एफिड्रीन HCl मतलब एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, उसको मेंशन करने का और एक मतलब फॉर्म है, एफिड्रीन HCl भी लिख देते हैं हम इसको। तो ये डिसोशिएट होता है प्रोटोनेटेड एफिड्रीन, ठीक है, और क्लोराइड में क्या बोला कि वो वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो उसको हमें रिप्लेस करना है आपके उससे एसिडेट आयन से, ठीक है। तो ये हमने मर्क्यूरिक एसिड लिया, ये आपका क्लोराइड आयन था, तो ये आ गया एसिड आयन, ठीक है। तो यही एसिड आयन अब ओनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये ओनियम आयन कहाँ से आया, याद कीजिए, मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, जब आपका परक्लोरिक एसिड और आपका वो
ग्लेशियल एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो ओनियम आयन बनाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा एसिटिक एसिड और परक्लोरिक एसिड जब करता है तो ये ओनियम आयन फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ब्यूरेट में लिया था ओनियम, मतलब परक्लोरिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजोल्व किया था तो वो ओनियम आयन वहाँ से फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनियम एसिड और एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है। ये एसिटिक एसिड एसिटेट आयन, मतलब एसिटिक एसिड सॉरी नहीं, एसिड आयन ये ज़्यादा मतलब प्रोटोन एक्सेप्टर होता है तो ये अच्छे से क्रैक करेगा और एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक है। सो ये था इसका केमिकल रिएक्शन। सो होप आपको कि ये आंसर मिल गया होगा हम कि मर्क्यूरिक एसिड यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मर्क्यूरिक एसिड हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्लोराइड आयन है ना, एसिडेट हाइड्रोक्लोराइड में, वो आपका वीक प्रोटोन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और इस क्लोराइड आयन को हम रिप्लेस कर देते हैं एसिडेट आयन से, और वो एसिडेट आयन कहाँ से आता है, मर्क्यूरिक एसिडेट से, ठीक है। अच्छा, अब एसीटोन क्यों कर सकते हैं, हम एसीटोन इसलिए यूज़ करते हैं जब ये डिजोल्व करने के लिए, ताकि उसमें डिजोल्व हो जाए, मर्क्यूरिक एसिड को अच्छे से डिजोल्व होने में हेल्प करे सोल्यूशन में, कॉनिकल फ्लास्क में। अच्छा, इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो इसका प्रोसीजर ये वेट अकॉर्डिंगली अबाउट 0.17 ग्राम ऑफ एफिड्रीन HCl एंड ट्रांसफ़र इट टू कॉनिकल फ्लास्क। फिर डिज़ोल्व उसमें 10 ml मर्क्यूरिक एसिड डाल देना है। फिर उसको थोड़ा सा गर्म करना है हल्का से। फिर उसमें 50 ml एसीटोन डाल देना है, फिर मिक्स कर देना है। एसीटोन इसलिए डाला ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है, इसलिए एसीटोन का काम था। अच्छा, फिर उसमें 2 ड्रॉप्स आपका इंडिकेट डाल देना है। इंडिकेट यहाँ पे है मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। फिर ये सब डाल दिया, कॉनिकल फ्लास्क का भी रेडी हो गया, ब्यूरेट का भी रेडी हो गया। ब्यूरेट में मतलब परक्लोरिक एसिड डाल देना है ग्लेशियल एसिड के बाद मिक्स करके। अच्छा, उसके बाद टाइट्रेशन स्टार्ट कर देना है। हमें अब टाइट्रेशन तब तक करना है जब तक एंड पॉइंट नहीं आता। अब एंड पॉइंट कब आएगा, एंड पॉइंट में हमें एक रेड कलर ऑब्जर्व होगा। जब जैसे रेड कलर आ गया, हमारा एंड पॉइंट भी आ गया, ठीक है। सो अब तो वही स्टेप रिपीट होंगे, मतलब ब्यूरेट के रीडिंग्स ले लो, ठीक है। और ये मतलब जो स्टेप्स किया है इसको फिर से करो 3 बार, ताकि एक प्रिसाइज रीडिंग आ जाए। फिर उसको मील लेके कैलकुलेट करके परसेंटेज प्योरिटी आप एफिड्रीन HCl का निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट है कि हमें ये एफिड्रीन HCl ये हमें 0.2017 ग्राम, यहाँ पे मैं ग्राम लिखना रह गया होगा पर ये ग्राम में था, तो ये हमें 0.2017 ग्राम चाहिए होगा एफिड्रीन HCl का टू काउंट द मोल ऑफ 1 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ आपका परक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ ये जो आपका है ये ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है फॉर माइल्ड ब्रोंकल अस्थमा। ब्रोंको डायलेटर ये होते हैं कि आपके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ना लंग्स में, ये आपको जब ये ब्रोंकोल्स को डायलेट कर देता तो जो आपका वो ऑक्सीजन इंटेक है, एयर इंटेक है, इसको बढ़ा देता है, ठीक है। इसलिए इधर लिखा है माइल्ड ब्रोंकल अस्थमा। अस्थमा मतलब जब ये आपका ब्रोंकोल को डायलेट कर देता है और ऑक्सीजन इनफ्लो बढ़ा देता है, एयर इनफ्लो बढ़ा देता है, ठीक है। उससे आपको थोड़ी राहत मिलती है, ठीक है। और ये आपका लो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, जो कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं जिसको, लो ब्लड प्रेशर को। सो आज इतना ही। तो थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन को हिट कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, और आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी हम वीडियो अपलोड करें आपको वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें मदद करें कि हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ा सकें और जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प कर सकें। और अगर आपको एक PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप PDF का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड होगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट के वीडियोस आते हैं वो भी आप मतलब उनके डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो, जैसे मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।